गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 4 रीड कर रहे थे, मुगल एम्पायर, जो थोड़ा बचा है। इसमें हमने कल पढ़ा था शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आगे सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रेरियन पॉलिसी। मुगल प्रशासन और जो मुगलों की कृषि नीति थी उसकी कुछ विशेषताएँ हैं यहाँ पर। पोजीशन ऑफ वेरियस अपॉइंटमेंट्स, अलग अलग जो पद थे या नियुक्तियां थी उनके बारे में बताया गया है। मुगल एम्परर या मुगल शासक, द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द एम्पायर, ही वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर में, राज्य में, साम्राज्य में वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके पास और वो प्रशासन का हेड या मुखिया था। वज़ीर, अ सीनियर मिनिस्टर एडवाइज़र ऑफ द एम्परर ऑन ऑल ऑफ द एम्पायर आएगा बेटा। एम्परर तो शासक ही होता है, ठीक है। एम्पायर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वज़ीर एक वरिष्ठ मंत्री था या फिर सबसे मुख्यमंत्री था वो, और प्रशासन के सभी मामलों में राजा की मदद करता था, राजा का सलाहकार था। यस, एम्परर ही आएगा, सॉरी। बख्शी, द इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। बख्शी जो सैन्य मामलों का इंचार्ज था, सेना से संबंधित मामलों में सलाह देता था। जो दीवान था वो इंचार्ज था किसका? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, लगान से संबंधित प्रशासन का की देखरेख करता था। काजी, इंचार्ज ऑफ जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका का इंचार्ज था। खाने समन कौन था? इंचार्ज ऑफ इम्पीरियल हाउस होल्ड, जो राजा का घर था या फिर महल था उसकी देखरेख करता था। मीर तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज़, जो समारोह होते थे उनकी देखरेख करता था। कोतवाल, पुलिस ऑफिसर इन सिटी, शहर में पुलिस ऑफिसर था। दरोगा, डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस ऑफिसर था। डिवीज़न ऑफ एम्पायर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसका विभाजन कर रखा था। किस तरह से? साम्राज्य को सूबों में बांट रखा था। सूबे सरकार में बटे हुए थे, सरकार परगनाज में और परगने विलेजेस में, और विलेज प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसी तरह जैसे हमारा देश स्टेट्स में बटा हुआ है, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ब्लॉक्स में बटे हुए हैं और ब्लॉक्स विलेजेस में बटे हुए हैं। तो इसी तरह का एक प्रशासनिक डिवीज़न था या विभाग थे ये। मनसबदारी सिस्टम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। इट हैड अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग फॉर ऑल द अपॉइंटमेंट्स टू डिटरमाइन सैलरी एंड प्रिविलेजेस। अब ये सिस्टम अकबर ने शुरू किया था और ये रैंकिंग सभी नियुक्तियों पर सैलरी और विशेष अधिकार फिक्स करने के लिए बनाया गया था। द रैंकिंग वर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मैन एंड हॉर्समैन द पर्सन कमांडेड। जो पद था वो किस पर आधारित था? जो मनसबदार है वो कितने आदमी या घोड़े रखता था उस पर डिपेंड करता था। ईच अपॉइंटी वॉज रिक्वायर्ड टू गेट हिज मैन एंड हॉर्स रिव्यूड। हर एक जो मनसबदार जो नियुक्त होता था उसको अपने घोड़ों और अपने आदमियों और घोड़ों की जांच करवानी पड़ती थी। मैन वर रजिस्टर्ड, हॉर्सेस वर ब्रांडेड सो दैट द अकाउंट वॉज मेंटेन्ड। आदमियों का नामांकन किया जाता था और घोड़ों को दाग लगाया जाता था ताकि अच्छा खासा जो अकाउंट है या जानकारी है वो रखी जा सके। हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन के पास 7,000 घोड़े और घुड़सवार होने चाहिए थे एंड कुड अटेंड कोर्ट ऑफ एम्परर, और राजा के दरबार में भी वो शामिल हो सकता था। जो लोवेस्ट रैंक थी उसमें कम से कम 20 घोड़े और घुड़सवार होने चाहिए थे और उसको सिपाही या फिर सिपाही और सेवक का दर्जा दिया जाता था। द अदर मुगल रूलर्स कंटिन्यू टू अवॉइड बाय दिस सिस्टम विद माइनर वेरिएशंस। दूसरे मुगल राजाओं ने इसी सिस्टम को अवॉइड मतलब मानना या जारी किया, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने अपनी तरफ से किए, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रेरियन पॉलिसी या कृषि नीति। Mughals maintained a fair consistency in the agrarian policy. Minor changes were noticed. Agricultural produce was the main source of revenue income for the rulers. जो मुग़ल थे उन्होंने एक जो कृषि नीति थी उसमें स्थिरता बनाए रखी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए, लेकिन समय समय पर थोड़ी बहुत जो चेंजेस थे वो देखे गए। एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस था, कृषि से जो भी खेती से जो भी उत्पादन आता था वो राजाओं के लिए लगान का मुख्य साधन
साधन था। टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिवाइजिंग अ न्यू एंड इफेक्टिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। टोडरमल जो अकबर का लगान मंत्री था, उसने नया और एक इफेक्टिव मतलब कुशल रेवेन्यू सिस्टम लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंडर दिस पॉलिसी लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ज़मीन थी उसको उत्पादन के आधार पर 4 भागों में 4 श्रेणियों में बांटा गया था। पोलाज वो ज़मीन थी जो काफ़ी फर्टाइल थी और जिस पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। परौती अनकल्टिवेटेड लैंड था, मतलब इस पर 2-3 साल खेती करके 1 या 2 साल के लिए इसको छोड़ दिया जाता था ताकि इट कैन रिगेन इट्स फर्टिलिटी, इसकी उपजाऊ क्षमता ये वापस प्राप्त कर सके। छच्छर अनकल्टिवेटेड फॉर 3 to 4 years टू रिगेन फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता दोबारा प्राप्त करने के लिए इस ज़मीन को 3 से 4 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। बंजर बैरन लैंड था जो खेती करने के लिए अनसुटेबल या बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं था। Land of each farmer was measured and assessed for fixing revenue rates based on the crop pattern of last 10 years. Each province was divided into regions with separate rates for different crops. The revenue system was known as Zabt. It was collected by the headmen or the rural chiefs. They were commonly known as zamindars. और देखो, हर किसान की जो ज़मीन थी उसको मापा जाता था, उसकी जांच की जाती थी ताकि पिछले 10 साल की जो क्रॉप पैटर्न है या फसल का जो पैटर्न है, प्रणाली थी, उसके आधार पर रेवेन्यू का जो रेट है वो फिक्स किया जा सके। हर प्रांत को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था, किसके आधार पर? फसलों के कीमत के आधार पर। ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसको ज़ब्त कहा जाता था और इसको कौन, गांव का मुखिया या फिर गांव के जो हेडमैन होते थे वो कलेक्ट करते थे और जिनको ज़मींदार कहा जाता था। द एग्रेरियन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ मुगल एरा डिड ब्रिंग अबाउट अ मेजर चेंज इन द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द अर्ली मिडीवल पीरियड। देयर वर सम कंसिस्टेंसी एंड continuity of policy. Things were made organized and streamlined as compared to the previous periods when things changed very frequently. अब देखो, जो मुगल काल एरा मतलब काल, मुगल काल की जो कृषि और प्रशासनिक नीतियाँ थी उनमें उनके कारण मध्यकाल में जो भारत की इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसमें काफ़ी बदलाव हुए। अब हमने देखा कि जो इनकी पॉलिसीज़ थी या फिर जो एग्रेरियन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उनमें लगातार निरंतरता थी और वो स्थिरता बनी रही थी और ये अच्छे तरह से संगठित थे। और इनसे पहले के जो समय में जो बार बार जो पॉलिसीज़ में चेंज आ रहे थे उनकी बजाय ये ज़्यादा कारगर या सक्सेसफुल सिद्ध हुए थे। However, there were some discontentment, हालांकि कुछ असंतोष भी था। A large part of agricultural produce was taken away, leaving the poor peasant to survive with very limited resources. अब जो गरीब किसान थे उसकी उपज का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था और किसान के पास बहुत ही कम संसाधन या कम जो उसके पास अनाज था वो छोड़ दिया जाता था। The utilization of wealth collected was paid off to soldiers, artisans too, but the primary producer remained as a sufferer. अब देखो, जो पीजेंट था उसके पास, किसान के पास बहुत कम अनाज बचता था और इसका लाभ किसको मिलता था? जो या तो सैनिकों को या फिर कलाकारों को। एक काफ़ी हद तक जो ये सैनिक और कलाकार इस कलेक्शन का लाभ उठाते थे, लेकिन जो मुख्य उत्पादक था वो पीड़ित बना रहा, क्योंकि वो उसकी गरीबी ख़त्म नहीं हुई और उसका जो अनाज था उसका बड़ा हिस्सा ले लिया जाता था, जिसके कारण वो लाभ नहीं कमा पाता था। अगर वो पूरा हिस्सा उसके पास रहता तो बाज़ार में बेचकर कुछ वो धन कमा पाता, लेकिन यहाँ पर वो उसकी गरीबी बनी रही और वो सफ़र करता रहा। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसको पढ़ें। डाउट्स हैं तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।